तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिस्ट्री के अध्याय 2 समाजवाद एवं साम्यवाद के जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न है उसे मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त करने वाला हूं, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। ये जो है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसे पहले मैं समाप्त कर दूंगा, फिर यहाँ पर जो है कि ठीक है, ये कुछ है रिक्त स्थान को भरने वाला, इसे भी मैं समाप्त करूंगा। साथ ही साथ आप जो यहाँ देख रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका उत्तर हम लोगों को 20 शब्दों में देना है, इसके जो 5 प्रश्न है ना, इसे भी मैं आज के इस वीडियो में समाप्त करूंगा। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं एक एक करके। लेकिन मैं उससे पहले बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट कि अगर आप लोग पहला चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ना राष्ट्रवाद वाला, अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देख लीजिए, क्योंकि मैं एक के बाद एक सभी चैप्टर के जितने भी प्रश्न उत्तर है उसे मैं समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। और नोट्स भी मैं फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर नोट्स लीजिएगा और मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला प्रश्न है हम लोगों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, जिसमें आपको चयन करना होता है 4 ऑप्शन में से एक को। देखिए पहला प्रश्न है हम लोगों का कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, ठीक है, यानी कि रूस में जो कृषक दास प्रथा था उसका अंत कब हुआ। 1861 ईस्वी में हुआ, 1862 में, 1863 में, या फिर 1884 ईस्वी में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग इसे नोट करके, ठीक है, और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब है दूसरा प्रश्न हम लोगों का कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, ठीक है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। पीने का बर्तन, ठीक है, दूसरा है पानी रखने का मिट्टी का बर्तन, या फिर रूस का सामंत, या फिर रूस का सम्राट। तो ये जो है ना स्टूडेंट 1, 2, 3, ये तीनों ऑप्शन गलत है, ठीक है। रूस का जो सम्राट होता है ना, यानी कि वहाँ का जो राजा होता है, उसे हम लोग जार कहते हैं। क्या कहते हैं? जार। समझ में आया? यानी कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है, ठीक है। आप याद रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट। आइए देखिए तीसरा प्रश्न क्या है हम लोगों का कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। इंग्लैंड में हुआ था कि जर्मनी में हुआ था, इटली में हुआ था, या फिर रूस में हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म स्टूडेंट जर्मनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स के बारे में कई बार सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो उसके बारे में मैंने पिछले अध्याय में ही बता दिया था, ठीक है। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा एक बार। फिर है हम लोगों का 4 नंबर का प्रश्न। देखिए यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, ठीक है। पूछ रहा है कि इसका प्रयोग कहाँ हुआ था, ठीक है। तो रूस में हुआ था कि जापान में हुआ था कि चीन में हुआ था या फिर क्यूबा में हुआ था, ठीक है। ये जो प्रश्न है ना स्टूडेंट, जो बुक वाला प्रश्न होता है, ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोग खासकर बुक वाला जितना भी प्रश्न है सभी को नोट करके अच्छा तरीका से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि बुक वाला प्रश्न ये सभी जो आप देख रहे हैं ये सब बुक का प्रश्न है, ठीक है। ये सब कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो बताइए तो 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो स्टूडेंट रूस होगा। क्या होगा? रूस। यानी कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था, ठीक है। फिर है हम लोगों का 5 नंबर का कि यूटोपियन क्या है स्टूडेंट? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? बोलिए, लुई क्लां, या फिर सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, या फिर रॉबर्ट ओवन। तो बोलिए तो आप लोग कमेंट में आंसर दे के बताइए तो कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स नहीं था स्टूडेंट, ठीक है, ये नहीं थे। बाकी ये जो है 1, 2, 3, ये तीनों के तीनों यूटोपियन
समाजवादी थे, लेकिन कौन नहीं थे? तो कार्ल मार्क्स नहीं थे। ठीक है स्टूडेंट, 5 नंबर तक समाप्त होता है। आइए 6 नंबर को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर है 6 नंबर का हम लोगों का कि वार एंड पीस किसकी रचना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग अगर क्वेश्चन बैंक को पलटिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। ये सब प्रश्न कई बार पूछा गया, इसीलिए ये सब प्रश्न को आप लोग डायरेक्ट माइंड में याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम देने से पहले आप लोग इसको पूरा तरीका से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि एसएसटी में आप लोग अच्छा नंबर लाना है। तो वार एंड पीस किसकी रचना है? बोलिए तो कार्ल मार्क्स का है, टोल्स्टॉय का है, या फिर दोस्तोयेवस्की का है, या फिर एंजेल्स का है? तो बोलिए तो वार एंड पीस किसकी रचना है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, वार एंड पीस टोल्स्टॉय की रचना है। किसकी रचना है? वार एंड पीस टोल्स्टॉय की रचना है। ठीक है, अब हम लोग का कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? ठीक है, यहाँ पर होगा स्टूडेंट कब। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोलिए, फरवरी 1917 में हुआ था, या फिर नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में, या फिर 1905 में हुआ था? बोलिए कब हुआ था बोल्शेविक क्रांति? आप लोग याद रखेंगे कि बोल्शेविक क्रांति जो है स्टूडेंट नवंबर 1917 को हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917। 8 नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन, ठीक है, कार्ल मार्क्स किया था, या फिर स्टालिन किया था, टॉल्स्की किया था, या फिर केरेंस्की किया था? बोलिए तो लाल सेना का गठन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट कि लाल सेना का गठन किसने किया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि लाल सेना का गठन जो है स्टूडेंट ट्रांस्की ने किया था। कौन किया था? ट्रांस्की। ये जो देख रहे हैं ना, यही किए थे। ठीक है, अब आइए हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको आप लोग अच्छा से टिक लगा लेंगे। 9 नंबर का प्रश्न है लेनिन। ये तो स्टूडेंट मुझे याद है कि जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था ना तो ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, जब मैं 10 क्लास में था तो ये प्रश्न मेरा एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, इसलिए आप लोग भी याद रखेंगे। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921 में, 1922 में, 1923 में, या फिर 1924 में स्टूडेंट? तो आप लोग याद रखेंगे कि लेनिन का मृत्यु स्टूडेंट हुआ था कब? 1924 ईस्वी में हुआ था लेनिन का मृत्यु। ठीक है, अंतिम और 10 नंबर का प्रश्न है हम लोगों का ऑब्जेक्टिव में कि देख लीजिए यहाँ पर ब्रेस्ट, क्या लिखा है? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ठीक है, किन 2 देशों के बीच हुई थी। संधि का अर्थ क्या होता है? जुड़ना स्टूडेंट। ठीक है, कौन 2 देश के बीच जो है कि ये संधि हुआ था? ठीक है, रूस और इटली के बीच हुआ था, या फिर रूस और फ्रांस के बीच हुआ था, रूस और इंग्लैंड के बीच हुआ था, या फिर रूस और जर्मनी के बीच हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट कि ब्रेस्ट लिटोवस्की का जो संधि है ये रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको टोटल ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को समय समय पर मिलते रहेगा। नहीं तो पता नहीं फिर हम लोग मिल पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखिएगा तो मेरा वीडियो ज़रूर आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, इसलिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब आइए रिक्त स्थान को भरते हैं। आप यहाँ बुक में देख सकते हैं कि ये जो रिक्त स्थान है ना, इसे अब हम लोग फिल करेंगे। ये जो है ना रिक्त स्थान यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, इसे हम लोग अब फिल करेंगे यानी कि भरेंगे। तो मैं पहले बता दूँ स्टूडेंट, जहाँ जहाँ ये रेड डॉट रहेगा ना, ठीक है, ये जो रेड डॉट है वहाँ पर मैं ऑलरेडी भर रखा हूँ ताकि आपको पूरा तरीका से अक्षर समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसे भी आप लोग समझेंगे और याद करेंगे। रूसी क्रांति के समय डैश 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 शासक था। तो यहाँ पर आपको भरना है कि जार निकोलस द्वितीय शासक था। ठीक है, तो रूसी क्रांति के समय कौन शासक था स्टूडेंट? तो जार निकोलस द्वितीय। ये 2 है ना, रोमन में अक्षर में है, इसीलिए हम लोग इसे द्वितीय कहेंगे। जार निकोलस द्वितीय थे। ठीक है, फिर हम लोगों का यहाँ पर देखिए बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व डैश 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 ने किया था। तो मैं तो यहाँ पर भर दिया हूँ ना, लेनिन ने किया था। ठीक है, तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था स्टूडेंट? तो आप लोग याद रखेंगे कि लेनिन ने किया था। कौन किया था? लेनिन। अब तीसरा है हम लोगों का कि नई आर्थिक नीति
डैश 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 ईस्वी में लागू हुआ था। तो याद रखिएगा कब लागू हुआ था नई आर्थिक नीति। 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू हुआ था। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और एक सही रहेगा। ठीक है, तो आपको मारना है 1921 ईस्वी में। ठीक है, अब 4 नंबर का प्रश्न है कि रॉबर्ट ओवन डैश 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 का निवासी था। तो कहाँ के निवासी थे? तो याद रखिएगा ब्रिटेन के निवासी थे। कहाँ के? रॉबर्ट ओवन जो है स्टूडेंट, ये जो है ना रॉबर्ट ओवन, ये कहाँ के निवासी थे? तो ब्रिटेन के निवासी थे। याद रखेंगे बिल्कुल। 5 नंबर का प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, किसका जनक? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक डैश डैश को माना जाता है, यानी कि कार्ल मार्क्स को माना जाता है। सामाजिक, ठीक है स्टूडेंट, सामाजिक यानी कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। याद रखेंगे आप लोग सभी। ठीक है, अब आइए हम लोग का यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अगर मैं आपको बुक में दिखाने का प्रयास करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रश्न जो है 1 से 5 तक, इसे मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले आप ये समझ लीजिए कि अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होता है ना, इसमें आपको कितना नंबर देगा। अगर एग्जाम में पूछ लिया तो अगर आप सटीक आंसर लिखेंगे तो आपको 2 नंबर देगा। अगर आप थोड़ा बहुत गड़बड़ करके लिखते हैं तो आपको 1.5 नंबर या नहीं तो 1 नंबर मिलेगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जिसका आंसर जो है ना हम लोगों को 20 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में? 20 शब्दों में देना है, यहाँ पर दे दिया है। लेकिन अगर एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप लोग कम से कम 40 शब्दों में उत्तर देने का प्रयास करेंगे, तब आपको 2 नंबर मिलेगा। प्रश्न है हम लोगों का कि सर पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद पूछेगा, यानी कि पूंजीवाद क्या है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर, ठीक है, उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है, उसे हम लोग पूंजीवाद कहते हैं। समझ में आया? पूंजीवाद आप लोग याद रखिएगा कि अर्थव्यवस्था में जितना भी चीज़ का उत्पादन होगा, ठीक है, जैसे बड़े बड़े मशीनों के द्वारा, मिलों के द्वारा, ठीक है, जो भी चीज़ का उत्पादन होगा उसका नियंत्रण जो है ना पूंजीपति के पास होगा, यानी जो उसमें पूंजी इन्वेस्ट करेगा उसका नियंत्रण वही करेगा। ठीक है, उसे ही हम लोग पूंजीवाद कहते हैं। इसमें जो है कि पूंजीवाद में जो सरकार होता है, गवर्नमेंट होता है, वो आपको हस्तक्षेप नहीं करेगा। आपको जो दाम में सामान बेचना है बेचिए। जैसे कि आपका मिल है तो मान लीजिए मिल में कोई सामान या फिर कोई पदार्थ आप बनाए वहाँ पर, तो आपका मन हो जितना रुपए में बेचने का उतना में बेचिए, वही होता है हम लोग का पूंजीवाद। ठीक है, तो इसका जो है कि डिफिनेशन आप लोग याद रख लीजिए कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है उसे हम लोग पूंजीवाद कहते हैं। और पूछ लेगा कभी कि पूंजीवादी राष्ट्र किसे कहा जाता है? तो अमेरिका को कहा जाता है। पूंजीवादी राष्ट्र किसे कहा जाता है? अमेरिका को। ठीक है, आइए अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग कभी न कभी जरूर सुने होंगे इस प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है कि खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार, ठीक है, ब्लड संडे क्या है? तो याद रखिएगा कि पूछेगा कि खूनी रविवार क्या है। 2 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए 9 जनवरी 1905 को, कब? डेट याद रखिएगा, 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह, जितना भी मजदूर था ना वही मजदूर सब, ठीक है, लोगों का समूह रोटी दो के नारों के साथ, यानी कि रोटी दो मुझे रोटी दो, इसके नारों के साथ, जैसे नारा लगाते हैं ना, नारों के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। जितना भी वहाँ पर मजदूर लोग था, ठीक है, वो लोग सड़क पर उतर गए और उतर के क्या कहने लगे कि रोटी दो के नारों के साथ जो है ना महल, कौन महल? तो सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर सभी कोई जाने लगा, यानी कि राजा के दरबार में जाने लगा। ठीक है, जा रहा था, परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। जैसे ही सेना को पता चला कि सारे जो है कि लाखों लाखों की संख्या में मजदूर प्रदर्शन करने के लिए रोटी दो के नारे के साथ आ रहे हैं महल की ओर, तो दौड़ते हुए जाके राजा को बोला कि महाराज देखिए ना सभी मजदूर लोग इधर आ रहे हैं। तो राजा ने आदेश दिया कि सभी पर जो है कि गोली बरसा दो, ढो 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 करके, जितना भी आपके अंदर गोली है सब बरसा दो, वो महल के पास पहुंचना नहीं चाहिए। तो वही है, गोलियां बरसाई, जिस समय हजारों लोग मारे गए स्टूडेंट। कितने लोग? हजारों लोग मारे गए
और यह घटना रविवार को घटी थी। मेन चीज़ है कि ये घटना रविवार को घटी थी। ये सड़क पर चारों तरफ खून ही खून हो गया था। इसलिए 22 जनवरी, अगर पुराना कैलेंडर का बात करें तो पुराना कैलेंडर में 9 जनवरी को खूनी रविवार के नाम से हम लोग जानने लगे, और इसे ही हम लोग लाल रविवार भी कहते हैं, क्योंकि पूरा खून से क्या हो गया, हर कुछ लाल हो गया था। ठीक है, तो लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप लोग खूनी रविवार समझे? एक बार फिर से समझ लीजिए कि कब 9 जनवरी 1905 को, कब 9 जनवरी 1905 को जितना भी मजदूर लोग था वो रोटी दो के नारों के साथ, यानी कि रोटी दो मुझे रोटी दो, इसके नारों के साथ सेंट पीटर्स में जो एक महल था, राजा का जो महल होता है, उधर जाने लगा। ठीक है, महल की ओर जाने लगा। तो वहाँ महल में जो वो रहते हैं ना गार्ड वगैरह, जो सैनिक वगैरह, वो तुरंत जाके महाराज को कहते कि महाराज महाराज देखिए ना, आप पूरे मजदूर लोग जो है कि आंदोलन पर उतर गए हैं। तो महाराज आदेश देता है कि अच्छा, ये लोग का इतना हिम्मत कि ये लोग अब हमसे जो है कि बगावत करेगा। तुरंत बोला कि आप लोगों के पास जितना भी गोली है, ठीक है, सैनिक को आदेश देता है कि आप लोग के पास जितना भी गोली है धड़धड़ा के सब को ठोंक दो, कोई भी महल के पास आ नहीं पाए। ये लोग का क्या था, लिया गोली सबको मार दिया। ठीक है, तो कई हजार लोग मारे गए, और ये घटना चूंकि रविवार को घटा था, इसलिए हम लोग इसे खूनी रविवार भी कहते हैं। और लाल रविवार कहने का उद्देश्य ये है कि पूरा चीज़ लाल हो गया था ब्लड से, इसलिए हम लोग इसे लाल रविवार के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग इसे याद रखेंगे और एग्जाम में काफ़ी अच्छा तरीका से इसको लिखेंगे भी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर का प्रश्न क्या है, अक्टूबर क्रांति क्या है। तीसरा प्रश्न है हम लोगों का कि अक्टूबर क्रांति क्या है। तो आप लोग देखिए स्टूडेंट कि अक्टूबर क्रांति क्या है। देखिए 7 नवंबर 1917 ईस्वी को वोल्शेविकों ने, कौन, वोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, यानी कि पेट्रोग्राद में जो रेलवे स्टेशन था वो, फिर जो है कि बैंक, डाकघर जो होता है ना, पोस्ट ऑफिस, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी और अन्य सरकारी भवन पर अपना अधिकार कर लिया था। क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 7 नवंबर 1917 को। कौन किया था अधिकार? तो वोल्शेविकों ने। कौन किया था? वोल्शेविकों ने। ठीक है, किसके नेतृत्व में? तो है यहाँ देख लीजिए खचरा को, लेनिन के। ठीक है, लेनिन के नेतृत्व में। ठीक है, वहाँ के जितना भी, ठीक है, रेलवे स्टेशन, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, सभी पे साथ साथ जितने भी सरकारी भवन था सब पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, अधिकार कर लिया, और केरेंसकी रूस छोड़कर भाग गया। जो भी वहाँ के केरेंसकी थे वो रूस को छोड़कर अपना जान बचाकर भाग गया। ठीक है, इसे ही रूस की अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं, और इसे ही हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि आप इसको याद रखिएगा कि अक्टूबर क्रांति में वोल्शेविकों ने क्या किया था, लेनिन के आदेश पर, ठीक है, पूरा वहाँ के सरकारी भवन, रेलवे स्टेशन, डाकघर, बैंक, टेलीफोन केंद्र, कचहरी पर अपना एक अधिकार कर लिया, जिससे कि वहाँ के जो केरेंसकी थे वो रूस को छोड़कर भाग गया। और यही घटना जो है कि अक्टूबर क्रांति कहा जाने लगा। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये प्रश्न समझ में आ गया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। 4 नंबर का प्रश्न क्या है देख लीजिए। कभी कभी बिहार बोर्ड का मन घूमता है तो ये प्रश्न जरूर पूछ देता है। ठीक है, ये प्रश्न अगर नहीं भी पूछेगा तो आप के अंदर ये प्रश्न का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? नॉर्मली से अगर प्रश्न आप याद नहीं रखते हैं तो क्या फ़ायदा पढ़ाई करके। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, समाज में वैसा वर्ग, हम लोग का गांव समाज में होता है ना, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं, उसे ही सर्वहारा वर्ग कहते हैं। यानी कि सर्वहारा वर्ग में गांव के गरीब लोग, मजदूर लोग, कर्मचारी लोग, जितने भी गरीब सब है, ठीक है, ये सब लोग अगर जिसमें आते हैं वही वर्ग हम लोग का सर्वहारा वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अंतिम प्रश्न हम लोगों का, ठीक है, समझिएगा ध्यान से कि क्रांति से पूर्व, किससे पूर्व मेरे प्यारे बच्चों? क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? क्रांति से पूर्व कैसी थी? तो प्रश्न पढ़ते ही पता चल जाएगा, बहुत मस्त प्रश्न है। ठीक है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, बहुत दयनीय स्थिति था। उनके खेत छोटे छोटे थे,
ठीक है। अब आप ही सोचिए, अगर खेत छोटा होगा तो उसमें अनाज उत्पादन करके घर परिवार चलाना थोड़ा कष्ट वाली बात हो जाता है, ठीक है। उनके खेत छोटे छोटे थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे, खेत भी छोटे थे, ऊपर से पुराने ढंग से खेती करते थे, तो कितना फसल उसमें उपजेगा, बहुत कम। उनके पास पूंजी का अभाव था, यानी कि इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं था, उनके पास पूंजी का अभाव था, ठीक है। फिर यहाँ की करों के बोझ से, कर बोले तो वो जो टैक्स वगैरह होता है ना, वही करों के बोझ से वे दबे हुए थे, यानी कि उसका स्थिति बहुत ही दयनीय था। किसका स्टूडेंट? हाँ, तो किसानों का, ठीक है। आप लोग इसको समझिए एक बार कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति क्या थी। तो आप लोग समझिए कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय था। उनके खेत छोटे छोटे थे जिन पर पुराने ढंग से खेती करते थे और उससे उतना फसल का भी उत्पादन नहीं हो पाता था जिससे कि वो अपना परिवार और घर द्वार चला सके, ठीक है। उनके पास पूंजी भी नहीं था, ठीक है, और टैक्स यानी कि करों के बोझ से वे लोग दबे हुए थे, तो उसका स्थिति बहुत ही दयनीय था। अब आइए स्टूडेंट हम लोग आगे देखते हैं ये सब प्रश्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक में, यहाँ देखिए स्टूडेंट आप लोग थोड़ा सा ये जो प्रश्न है ना, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न जिसका उत्तर हम लोगों को 60 शब्दों में देना है। फिर यहाँ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसका उत्तर 150 शब्दों में देना है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं ये प्रश्न को आज ही कराऊँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो मैं पार्ट 2 में ये बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप पार्ट 2 वीडियो है ना, मैं ऑलरेडी कर रखा हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पार्ट 2 वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन गिर जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 2 वीडियो मैं कल अपलोड पक्का कर दूंगा, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।